अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है ज़कील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। 75 साल से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हुक्मरान आए और मुल्क क्योंकि बहुत ही जब हमें मिला कायद अज़म के दौर में, तो हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हिंदुस्तान के पास रह गया था। और हमें वो एरियाज़ मिले थे कि जहाँ ज़्यादा काम नहीं था। लाहौर के अलावा बाकी तमाम शहर के अंदर कोई, और कराची के अलावा कोई बिल्डिंग ख़ास नहीं थी। तो पाकिस्तान उस वक़्त भी ज़ेर तमीर था कि पाकिस्तान को बहुत सारे बिल्डिंग्स चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, ताकि पाकिस्तान अपने शहरों को, अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ के लिए उनके पास बिल्डिंग्स मौजूद हों, ताकि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नज़र आए या बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन ये नहीं हो सका। फिर ये कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती रहीं। भुट्टो का दौर आया, उसके बाद फिर ज़िया-उल-हक का दौर आया, उसके अंदर भी कोई ख़ास तामीरात ना हो सकी, बल्कि ये तवज्जो ही नहीं थी इस तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने की तरफ। वो फिर अफ़गान वार का दौर आ गया, क्लैशनकोफ कल्चर आ गया, अफ़गानी पाकिस्तान में आ गए। तो वो हमारी, जब देखें ना कि एक घर के अंदर अपना गुजारा मुश्किल से है, अब मेहमान आके बैठ गए, अब उन्होंने भी उसी से ही खाना है, उधर से ही, तो तंगी बढ़ गई। हालांकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, लेकिन ये वाले मेहमान क्योंकि जंग के दौरान आए थे, असलहा लेकर आए थे, तो वो उनका आना कुछ और था। उन्होंने फिर वो जो उनके जो क्राइसिस था, वो हमारे मुल्क में अंदर क्राइसिस आ गया। तो ये मेहमान नवाजी बड़ी ख़तरनाक हो जाती है कि क्राइसिस ही लेके मेहमान आपके मुल्क में आ जाए। खैर, फिर नवाज़ शरीफ बेनज़ीर, ग़ुलाम इसाक़ ख़ान, ये दौर चलते रहे। मुल्क में कुछ भी ना होता रहा। फिर 1999 में मुशर्रफ आ गए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन की है, और फिर त्यारा हाईजैक करने की कोशिश की, आर्मी चीफ इंजीनियरिंग कोर के बंदे को लगाने की कोशिश की। बड़े तमाशे हुए, उसमें बड़े केसेस बने, नवाज शरीफ को पकड़ लिया गया, फिर जिला वतन हो गया। तो मुशर्रफ बेसिकली जब आया तो लोगों ने बड़ा वेलकम किया मुशर्रफ को। वो इस वजह से कि उसने नारा लगाया था कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा और पाकिस्तान को अपलिफ्ट करूँगा, और मैं उसके लिए नैब बना, और बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद बन गई कि अब मुल्क जो है ना ऐसे बदल जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, ये सियासी पॉलिटिकल मामला तो अपनी जगह होते रहे। साथ में ज़िया-उल-हक जो मुशर्रफ था, उसने कोशिश की कि पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने। उसी दौर में सेंटोरिस इस्लामाबाद जो है, ये बिल्डिंग का आगाज़ किया गया। उसी दौर में जो इस वक्त जीटी रोड के ऊपर DHA 2 है, इसके बाहर अल गुरैर गीगा को पूरी जगह दी गई, बहुत बड़ी जगह उनको दी गई DHA से लेकर के, सो दैट कि वो स्काई स्क्रैपर्स बनाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं। जो आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स का प्लान उस वक्त 2001 में बना कि ये बिल्डिंग्स बनेगी यहाँ पे। लेकिन वो चाहते तो दुबई, UAE की तर्ज पे, टर्की, सिंगापुर, मलेशिया की तर्ज पे वो चाहते थे कि ऐसी बिल्डिंग्स बने। लेकिन क्योंकि हर काम के लिए ना एक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है, यानी पहले कोई काम ही नहीं हुआ था, पहले कोई 2-3 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी, लोगों को इसका एहसास ही नहीं था, यानी उस तरह की नीड ही नहीं थी लोगों की। क्योंकि याद रहे कि हम भी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, जो भी बिल्डिंग बनती है वो लोगों की इन्वेस्टमेंट से बनती है। कोई भी अपनी पॉकेट से इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के तो फिर नहीं बेच सकता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है और उसके ऊपर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, तो उतना आपको बचता नहीं, कोई कस्टमर ले ही नहीं पा रहा। तो आप क्या करेंगे इतनी बिल्डिंग को, और रेंट पे लेने वाले भी लोग नहीं होंगे, जैसे 2001 में था, कोई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी नहीं थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बुरी तरह फेल हो गया। यानी अल गुरैर गीगा वालों ने कोशिश की, पहले तो उन्होंने कोशिश की कि हम जो है ना खुद बनाएं बिल्डिंग्स, वो नहीं बन पाए। हालांकि उनका दुबई में बाहर का उनका अच्छा नाम था, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट उस वक्त सामने आया कि जी ये बिल्डिंग्स बनेगी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा, गीगा माल बनेगा, और इस तरह की चीज़ें बनेगी। लेकिन जब वो मार्केट में गए, जब वो बेचने के लिए गए, तो बुरी तरह नाकाम हुए। अब उनके लिए एक क्राइसिस पैदा हो गया कि हमने DHA को पेमेंट करनी है, हमने ये लैंड ले ली है, इस लैंड को हम बिल्डिंग नहीं बना पा रहे, किसी को बेच नहीं पा रहे, तो हम पैसे कैसे देंगे DHA को। तो ये बड़ा क्राइसिस हुआ। ये क्राइसिस लेकर के वो मलक रियाज के पास गए, अल गुरैर गीगा वाले। मलक रियाज ने उनको कहा कि देखो, इतना बड़ा, मैं भी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिज़नेस में हूँ, इतनी बड़ी नीड और रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकें।
अभी वो ट्रेंड नहीं आया, वो शायद आने वाले टाइम में वो आएगा। वो फिर जाके 20 साल के बाद जब ये इमरान खान ने टैक्स मिनिस्ट्री दी तो तब वो बड़ी बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आया। आज इधर इस्लामाबाद पिंडी में 20 स्टोरी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। फिर न्यू ब्लू एरिया जो है वो इससे भी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो वो 20 साल पहले ही उन्होंने एक बग़ैर रिसर्च के बग़ैर, क्योंकि वो फ़ौजी हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझ रहे होते, तो वो जो चाह भी रहे होते हैं ना वो नहीं अंदाज़ा होता कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो ये एक कोई भी काम है उसका आगाज़ कहीं से करना पड़ता है और फिर जाके आप उसको बड़े स्केल पे या इस लेवल पे कर सकते हैं। तो 20 साल पहले ही उन्होंने एक नाकाम कोशिश की कि जी इस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें और पाकिस्तान की शक्ल जो है वो भी बेहतर हो जाए, तो वो नहीं हो सका। फिर मलक रियाज़ ने, हाँ असल बात, मलक रियाज़ ने उनको बताया कि देखें आप इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते, ना ही इतने बड़ा कमर्शियल प्लॉट बेच सकते हैं और ना ही लोग इस पर इतना इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें। उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए कि 5-5, 6-6 मरला के कमर्शियल प्लॉट निकालिए मेन के ऊपर। आपने देखा है जब जीटी रोड से गुजरते हैं तो छोटी छोटी बिल्डिंग हैं, पतली पतली सी, और वो खड़ी हुई हैं 5 स्टोरी 6 स्टोरी, और वो 5 मरला 6 मरला, कुछ लोगों ने 2 को जोड़ के 10 मरला और 12 मरला बना के उसको कमर्शियल बनाया हुआ है। और वो आज हर कोई रियल एस्टेट के बिज़नेस वहाँ बैठे हुए हैं या अदर ऑफिस वहाँ आ चुके हैं और वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो उस वक़्त था वो ये नहीं हो सका एग्जीक्यूट। तो फिर अल गौहर गीगा ने हाउसिंग के लिए पीछे अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना शुरू की, वो भी उनसे नहीं बिकती थी। आज ज़्यादातर बिल्डर जो हैं वो अल गौहर गीगा की अपार्टमेंट बेचा करते थे उस वक़्त, और बड़ी मुश्किल से बेचा करते थे। और फिर वो जो एक बिल्डिंग 3-4 साल में बननी चाहिए थी वो 10-10 साल में जाके बनी। बिल्डिंग बनने में आपको तो हम बताते ही रहते हैं कि बिल्डिंग तब नहीं बनती कि जब के जो बिल्डर है वो जो पैसा है वो अगर बिल्डिंग में लगा दे तो बिल्डिंग बन जाती है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल गौहर गीगा ने डीएचए से ज़मीन ली हुई थी, तो वो करते क्या थे कि जो लोगों को बेचते थे अपार्टमेंट वो पैसा वापस वहाँ जमा कराते थे जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी। अब बिल्डिंग नहीं बनती थी, डिले हो जाती थी, लोग बहुत तंग थे, तो वो बड़ी मुश्किल से जाके वो चीज़ें जो है वो सेटल हुई जिस तरह से उन्होंने की। बहरहाल वो जो प्रोजेक्ट जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उनकी एक्सपेक्टेशन से कोई 10-15% जो है ना वो फुलफ़िल हो सकी, उनकी एक्सपेक्टेशन बाकी नहीं हुई। बाकी फिर वो अभी तक वो जो है ना, अभी फिर एक जो है वो उन्होंने एक नारा लगाया पिछले साल अल गौहर गीगा ने कि गोइंग स्काई हाई, कि भाई वो हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। वो अभी भी बिल्डिंग जो है वो कोई बहुत ऊंची बनी नहीं है, लेकिन वो 2 से 3 साल हो गए मेरे ख्याल से उनको लॉन्च किए हुए। तो बहरहाल कुछ तो वो एक शेर है ना कि कुछ ते रावां औखियां सन कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, इस किस्म का है। तो वो उन्होंने जो दुबई से आके यहाँ मुशर्रफ के कहने पे जो प्रोजेक्ट लिया डीएचए से, तो वो बहुत ही कबल वक़्त था। उसके लिए लोगों का माइंड ही मेकअप नहीं था, वो लोग प्रिपेयर ही नहीं थे अपार्टमेंट के लिए। उस वक़्त पाकिस्तान में अपार्टमेंट का कल्चर सिर्फ कराची में था, यहाँ नहीं था ही नहीं। अब जाके अपार्टमेंट कल्चर यहाँ आया, अब बिल्डिंग्स बन रही हैं, अब बिल्डिंग्स जो है वो बर वक्त डिलीवर हो रही हैं, या एटलीस्ट उससे बहुत बेहतर सूरत हाल हो गई है। और आज ये जो बिल्डिंग्स हैं आज अगर बनना शुरू हो तो ये बन सकती हैं, लेकिन इसके लिए अब उस तरह की जगह नहीं है जिस तरह की जगह उस वक़्त थी। तो वो जगह के ऊपर आज अगर ये बिल्डिंग्स बनना शुरू होती तो आज जो ये स्काई स्क्रैपर्स हैं ये खड़े होते और जीटी रोड का जो ओवरऑल व्यू है वो कुछ और ही होता। बहरहाल ये भी एक कहानी है जो आपके सामने पेश की। प्रॉपर्टी NTV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।